नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिकम में। पिछले हफ्ते के इकोनॉमिकम को मुझे लगता है कि पिछले हाल फिलहाल में हमने जितने इकोनॉमिकम किए उनमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला, सबसे ज़्यादा आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, बहुत सारा प्रेम मिला। उस सब के लिए आभार। आज का इकोनॉमिकम बड़े खास मुद्दे पर है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग, क्योंकि आप नियमित दर्शक हैं हमारे मनी सेंट्रल के इकोनॉमिकम के, तो ये जान गए होंगे कि इस बार के इकोनॉमिकम के जो तार हैं वो कहीं ना कहीं बजट से और आर्थिक समीक्षा से जुड़े होंगे, क्योंकि इसी हफ्ते देश का आम बजट आया और आर्थिक समीक्षा भी आई। तो ये लाजमी है कि इस बार का इकोनॉमिकम कोई ऐसा तथ्य, कोई ऐसा तर्क निकाल कर लाया होगा जो आपको आपकी सोच के लिए, आपके विचार के लिए नया फूड दे, नया खाना दे। तो ये बात सही है कि हम आर्थिक समीक्षा और बजट की रोशनी में ही आज के मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, अर्थात कि नई किस्त के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि आज 4 कौन से पड़ाव हैं। पहले अर्थात, फिर आपके सवाल जवाब, उसके बाद इनकम की बात, और चलते चलते कोई किताब या वेब सीरीज जो अंशुमान जी आपको बताना चाहें। अब बात आती है ये कि इस बार की चर्चा किसके इर्द गिर्द है। तो इस बार की चर्चा दरअसल अगर आप आज का इकोनॉमिकम देखेंगे तो आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जैसे हमने लास्ट वीक जब बात की तो मोनोपोली की बात की, तो आपको बाजार की और एकाधिकार की चर्चा के बारे में पता चला। लेकिन अगर आप आज का इकोनॉमिकम सही से सुनेंगे, गुनेंगे, तो आपको रोजगार बाजार की, आपको निजी निवेश की, आपको सरकार की उलझनों की, कई चीज़ों की बातें पता चलेंगी आज के इकोनॉमिकम में। हुआ ये कि विक्रम बेताल आपको याद है, लास्ट ईयर उन्होंने बजट समझाया था आपको मनी 9 के साथ, अगर आपको याद हो। तो इस बार क्या हुआ कि आर्थिक समीक्षा की जब कॉपी आई तो जो बेताल थे वो आर्थिक समीक्षा पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक चैप्टर में वो इतना मग्न हो गए कि उनको नींद आ गई। तो उन्होंने एक सपना देखा। सपना क्या था, यहां से ही अंशुमान जी ने अपनी बात शुरू की है। क्या विक्रम को वो कहते हैं, आप सुनिए। सर, क्या कहा बेताल ने विक्रम से? इकोनॉमिकम में आपका स्वागत है। बजट के बाद का ये पहला इकोनॉमिकम है और बहुत सारी चीज़ें बजट की चर्चाएं आप तक पहुंच चुकी हैं। हम विस्तार से बजट पर समीक्षा और बातचीत कर चुके हैं। टैक्सेशन को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर वो मिल रही हैं। पर एक बात इस पूरे शोर के बीच में पीछे रह गई, और हुआ ये कि उस शोर के जो पीछे रह गई वो बात बेताल ने पकड़ ली। हुआ यूँ कि विक्रम बेताल हमारे प्रिय चरित्र हैं मनी 9 में। हम लोग हमेशा बजट की गुत्थियों को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में विक्रम बेताल से समझते हैं। तो हुआ ये कि बेताल ने सरकार की आर्थिक समीक्षा पढ़ी, बजट सुना और उसके बाद वो सो गए। उनको सपना आया कि सरकार में एक बड़ी बैठक लगी हुई है जिसमें देश के सारे बड़े बड़े उद्योगपति जमा हैं, जिनसे सरकार अक्सर मिलती रहती है। झुंझलाए हुए अफसर उनसे पूछ रहे हैं कि अब और क्या चाहिए आपको। इतनी रियायतें दे दी, कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, बैंकों से भी मदद दिलवाते हैं, आपके लिए मेले लगाते हैं, निवेश मेलों में आपको सम्मानित करते हैं। भाई अब तो इन्वेस्टमेंट करो, अब तो फैक्ट्री लगाओ, तब तो रोजगार मिलेंगे। उद्योग वाले अपना बगले झाँकते हैं, फुसफुसाते हैं। एक कोई कहता है सुनते हुए मिलता, चंदा तो दिया था। तो एक अफसर गुर्राता है, कहता हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, डोनेशन की बात नहीं कर रहे। तो एक उद्योगपति हिम्मत के साथ बोलता है कि सर डिमांड पैदा करो, हम फैक्ट्री की लाइन लगा देंगे। डिमांड नहीं तो फैक्ट्री कहाँ से आएगी। अब अफसर इतना सुन के चुप हो जाता है और बैठक दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। तब तक सोते हुए बेताल की टांग विक्रम ने खींच दी और विक्रम ने कहा कि भाई क्या खा के सो गए हो? ओह, बजट आ गया, उस पर कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो बेताल ने कहा कि आर्थिक समीक्षा पढ़ते पढ़ते एक सपना लग गया था, जो मैं देख रहा था, तुमने आके सब खत्म कर दिया। तो विक्रम ने कहा कि बजट इतना सपनीला तो नहीं था, ऐसा तो सपनों भरा बजट नहीं था, ना ऐसी सपनों भरी आर्थिक समीक्षा थी। तो बेताल ने कहा दोस्त, कुछ बड़े ज़रूरी सच उभरे हैं इस बार की आर्थिक समीक्षा में। सरकार ने चाहते ना चाहते कुछ बड़े कड़वे सच स्वीकार कर लिए हैं और वो सच में समझने की कोशिश कर रहा था। तो ये सपना देखा जिसका थोड़ा किस्सा मैंने तुमको सुना दिया। विक्रम थोड़ा उत्सुक हुआ कि ऐसा क्या है, क्योंकि बजट तो हर साल आता, आर्थिक समीक्षा हर साल आती, इस बार ऐसा क्या है जो बेहद कड़वा सच है जो सरकार स्वीकार कर रही है।
तो बेताल से उसने पूछा कि ऐसा क्या मिला, तो बेताल ने कहा चलो तू बता कि सरकार की सबसे बड़ी राजनीतिक मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है। तो विक्रम ने कहा इसमें कौन सी बात, रोजगार नहीं होंगे तो वोट नहीं मिलेंगे तो सरकारें दोबारा आएंगी कैसे। तो बेताल ने पूछा कि रोजगार कौन देगा, रोजगार तो निजी कंपनियां देंगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा निवेश का हिस्सा इनका है। तो सरकार इन्हीं से परेशान है, इन्हीं निजी कंपनियों से परेशान है। अब विक्रम को ने कहा कि भाई हम तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के दौर में हैं, निजी कंपनियां सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं, बराबर सारी चीज़ों में साथ रहती, उनसे ही क्यों परेशान है। यहाँ से बेताल ने आर्थिक समीक्षा का वो हिस्सा खोला, वो चीज़ें बतानी शुरू की जो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और पिछले अगर 10 साल में आपने भारतीय रोजगार बाजार के या रोजगार के संदर्भ में सरकार के अलग अलग मंत्रियों के मुखारविंद से जो भी टिप्पणियां सुनी होंगी, उनका बिल्कुल एक दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा पहलू सरकार की आर्थिक समीक्षा में निकल कर दिखता है। और चूंकि सरकार की आर्थिक समीक्षा सरकार का वही दस्तावेज है उसी फैक्ट्री में बनता है जिस फैक्ट्री में बजट बनता है, वही टीम बनाती है जो बजट बनाती है, उसी टीम के लोग इसमें शामिल होते हैं। इसलिए भारत में रोजगारों को लेकर अब सरकार जो सच स्वीकार कर रही, उनकी वास्तविकताएं हमारे लिए समझना जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि ताकि हमें पता चले कि रोजगार बाजार में क्या हो रहा है और सरकार की चुनौती क्या है, बल्कि क्या हो पाएगा आगे और कौन करेगा ऐसा, ये भी जानना जरूरी है। बहुत सारे महत्वपूर्ण सच और तथ्य जो आमतौर पर हम नहीं सुन पाते, समझ पाते, संकेतों में पकड़ते हैं, आंकड़ों में हमारे सामने आ गए हैं। तो 3 अब चीजें हैं जिस पर आपको इस इकोनॉमिकम में पता चलेगा। पहला रोजगार, दूसरा निजी निवेश और तीसरा सरकार की नीति अब रोजगार देने के लिए दरअसल सरकार जाएगी किधर, बजट कहता क्या है और आर्थिक समीक्षा संकेत देती क्या है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रोजगार के बाजार में। सर यहां ताजा परिस्थिति है क्या? देखिए, अभी इससे पहले तक बहुत सारे आंकड़े आपके सामने थे। सरकार के मंत्री और नेता कहते थे इतने करोड़ रोजगार बन रहे हैं, कोई कहता था स्वरोजगार पैदा हो रहे हैं, कोई कह रहा था नहीं ईपीएफओ के आंकड़े हमें दिख रहे हैं, कोई कह रहा था संगठित क्षेत्र के आंकड़े, रोज आते रहते। अब इस सारे व्यामों से, भ्रमजाल से बाहर निकलिए और सच का सामना करिए, उस सच से मिलिए जो इकोनॉमिक सर्वे ने आधिकारिक रूप से बताया है, ये सब जानते हुए कि जो भी बन रहा है और जो भी बनने का दावा किया जा रहा है वो क्या है। समीक्षा मान रही है कि भयानक बेरोजगारी है भारत में, फटपड़ी है किस्म से बेरोजगारी है। इस समीक्षा ने कहा है कि भारत को 2030 तक, यानी अभी से केवल 5 साल में, हर साल 78-79 लाख रोजगार तैयार करने होंगे। ये चार्ट आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, हर साल 78 से 79 लाख रोजगार, मतलब लगभग 80 लाख के आसपास रोजगार तैयार करने होंगे। और बात यह नहीं कि रोजगार तैयार करने होंगे शुभम, ये सारे रोजगार कृषि के बाहर बनेंगे, एग्रीकल्चर में नहीं बनेंगे। एग्रीकल्चर से बाहर रोजगार बनेंगे तो फैक्ट्रियों में बनेंगे, कंपनियों में बनेंगे, सर्विसेज सेक्टर में बनेंगे। अब दूसरा तथ्य सुनिए, अब किन्हीं आंकड़ों पर या किसी तरीके के आंकड़े अगर आपको रोजगार के लिए दिए जाएं तो आप उन्हें आर्थिक समीक्षा का यह हिस्सा या इकोनॉमिकम का हिस्सा सुनकर, पढ़कर बता सकते हैं कि रोजगारी की विकट परिस्थिति ये है जो सरकार मान रही है। समीक्षा ने लिखा है कि भारत में करीब 56.5 करोड़ कामगार हैं, सबसे ताजे आंकड़े के हिसाब से जो अभी आया है। इसमें 45% लोग खेती में लगे हैं, अभी भी इस समय भी 45% लोग खेती में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री में केवल 11% लोग हैं, 11.4% हैं। सर्विसेज में करीब 28.9% हैं और कंस्ट्रक्शन में 13% हैं। 45% लोग उस खेती में हैं जहां पिछले 10 साल से वेजेस लगातार गिर रहे हैं। 4 एकड़ औसतन लोगों के पास 1 एकड़ की जोत है। समीक्षा ने यह भी कहा, सब आर्थिक समीक्षा के आंकड़े जो हम आपको बता रहे हैं, कि सरकार ने पूंजी खर्च खूब बढ़ाया। देखिए, ये भी बहुत बड़ा सच है। मैं आपको बहुत सारे सच खोल रहा हूं जो शायद आपको आमतौर पर सरकार के मंत्री नहीं बताते मिलेंगे। बड़ी हिम्मत की समीक्षा ने, इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए आर्थिक समीक्षा को। पिछले 10 साल से भारत में सरकार लगातार कह रही थी कि कैपेक्स बढ़ रहा है, पूंजी खर्च बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा था, रिकॉर्ड कैपेक्स था। इस साल कैपेक्स में बढ़ोतरी नहीं हुई बजट में, लेकिन पिछले साल तक बढ़ता रहा। आर्थिक समीक्षा का निष्कर्ष ये है कि इस कैपेक्स के कारण, सरकार के पूंजी खर्च के कारण, जिसके पीछे कर्ज भी है, सरकार कर्ज भी ले रही है, टैक्स भी लगातार बढ़ाती चली जा रही है, वो जो भी रोजगार क्रिएट कर रही है वो सब अस्थायी है। मैक्सिमम रोजगार वो कहाँ जा रहा है? सड़क पुल पुलिया बनाने में जा रहा है। उन रोजगारों में कोई स्थायित्व तो नहीं, वो सारे अस्थायी और टेम्परेरी जॉब्स हैं।
अब भारत में फॉर्मल सेक्टर में, संगठित क्षेत्र में रोजगार चाहिए जो सरकारी कैपेक्स से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई कंपनी तो लगा नहीं रही। सरकार तो एक पुल बनाती है, पुलिया बनाती है, सड़क बनाती है, मजदूरों को लगाती है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाता तो मजदूर दोबारा बेकार हो जाते हैं। तो संगठित क्षेत्र में रोजगार चाहिए, वो भी फैक्ट्रियों में चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए। अब और सुनिए आंकड़ा एक और महत्वपूर्ण। समीक्षा ने बताया कि भारत में 80% अस्थायी कामगार, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है या जो डेली वेजेस वर्कर है, वो 21 से 30 साल के हैं, जिनकी तनख्वाह आपको पता कितनी है? अधिकतम तनख्वाह 20 से 22 हज़ार रुपये महीने है। एक तो नौकरी नहीं, फिर 20 से 22 हज़ार रुपये मैक्सिमम तनख्वाह है उन लोगों की जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं। ये भी बात समीक्षा ने बताई है। यानी आप इससे खुद समझ सकते हैं कि इनके पास भविष्य की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने पेंशन के लिए, आने वाले समय के लिए बचाने लायक कोई साधन उपलब्ध नहीं है। इनको एक बीमारी, एक हफ्ते की छुट्टी, एक कोविड गरीबी में धकेल देता है, पीछे पहुंचा देता है। अगली बात समीक्षा ने कही कि अधिकांश जो अस्थायी कामगार हैं वो सब कौशल रहित हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन या लॉजिस्टिक्स में, मतलब ट्रांसपोर्ट में, बस चलाने में, सामान उतारने में काम करते हैं। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। जो भारत का अस्थायी कामगार है उसका वर्गीकरण हमारे सामने दिखाई देता है। इस चार्ट में समीक्षा से चार्ट आया। तो आपको याद होगा कि आज से कुछ 4-5 साल पहले सरकार की तरफ से कहा जाता था कि स्वरोजगार से बात बनेगी, लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार मांगिए नहीं, रोजगार देने वाले बनिए, ऐसी बातें कही जाती थी। ये समीक्षा कह रही है रोजगार भूल जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। फैक्ट्री लगेंगी, निवेश होगा, तब रोजगार मिलेंगे। क्योंकि ये चार्ट देखिए, आज भी भारत में 57% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं टोटल वर्किंग कैपिटल में, और इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड का में अधिकांश लोग दुकान, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। भारत में रेगुलर वेजेस और सैलरीज वाले लोग 7% की विकास दर, रिकॉर्ड विकास दर पिछले कई सालों से भारत में रेगुलर वेजेस वाले लोगों की संख्या का प्रतिशत टोटल कामगारों में 21% है, केवल 20.9% के आसपास है। और इसके बाद कैजुअल लेबर है जो 21-22% के पे का दिख रहा है। तो ये स्वरोजगारी अर्थव्यवस्था में रोजगार खुद नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो अपना ही रोजगार ले पा रहे हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट है, जो इस समीक्षा से निकलकर दिखाई देता है। यह है वो तस्वीर जिस तस्वीर की रोशनी में सरकार ने ये 3 स्कीमें लॉन्च की थी कंपनियों के लिए, जिनमें कंपनियों को एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी दी जा रही थी रोजगार देने के लिए, जिस पर अब कंपनियां ही सवाल उठाने लगी हैं। बजट के 48 घंटे के भीतर कंपनियों को ही इन स्कीमों पर शक शुबा हो रहा है। सर, एक चीज़ यहाँ ये समझने चाहेंगे कि आपको लगता है फिर ये सरकार का जो पूरा दर्शन था स्वरोजगार, अलग अलग तरीके के मुद्रा लोन, उसमें 3 तरीके के लोन थे, उसके बाद रेहड़ी पटरी वालों के लिए एक अलग योजना आई थी, बहुत सारी चीज़ें थी, सरकार को अब समझ में आ गया कि इससे बात बनने वाली नहीं है। बिल्कुल, और इसीलिए इस बार के बजट में आप देखिए रेहड़ी पटरी वाली योजना चल रही है तो एज इट इज़ है, मुद्रा लोन को नाम पर चल रहा है, पर लोगों को अपना रोजगार करने के लिए छोटी मोटी मदद देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया जा सकता। एम्प्लॉयमेंट का, अच्छे क्वालिटी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का, अच्छे फॉर्मल रोजगार का कोई विकल्प नहीं है भारत के लिए। यह सच सरकार ने दूसरे कार्यकाल के बाद स्वीकार कर लिया है, समीक्षा में स्पष्ट रूप से कहा गया। सरकार, इस समीक्षा ने कहा है कि अगर बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी तभी फॉर्मल जॉब्स क्रिएट होंगे एग्रीकल्चर के बाहर। बड़ी कंपनियों को पैसा लगाना होगा, जिनके पास पूंजी है वो निवेश करें। अब इसके कुछ आंकड़े हैं जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ऐसा क्यों कहा समीक्षा ने, और समीक्षा ने ऐसा, आर्थिक समीक्षा ने ऐसा कहते हुए तथ्य रखे, वो भी आप जान लीजिए कि जो स्वरोजगार है, छोटी दुकान खोल लेना, मुद्रा लोन लेकर ठेला लगा देना, ये सब कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी वजह समझिए। भारत सरकार का एक एनुअल सर्वे ऑफ फैक्ट्रीज आता है, अभी हाल में भी आया था। इसके आंकड़े बता रहे हैं कि देश में करीब 2 लाख फैक्ट्रीज हैं। फैक्ट्री का मतलब वो यूनिट जहाँ पर छोटी मोटी मशीनें हैं, कुछ कामगार काम करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, 2014 से 2022 के बीच यहां पर इन फैक्ट्रीज में रोजगारों की वृद्धि दर केवल 3.6% रही। जीडीपी कितना बढ़ा? 7% से ऊपर। फैक्ट्रीज जहां पर रोजगार मिलना चाहिए था, एनुअल सर्वे ऑफ फैक्ट्रीज बता रहा है 3.6% रही। 2014 में यहाँ 1.4 करोड़ लोगों को काम मिला था, और 2021-22 का जो सर्वे था वह 1.36 करोड़ लोगों को कामगार मिला। जीडीपी की ग्रोथ रेट इससे बहुत ज़्यादा थी। अब अगर इसमें कोविड का हिस्सा निकाल दिया जाए तो ये वृद्धि दर जीडीपी की आधी रह जाती है। यानी यही जॉबलेस ग्रोथ का फंडामेंटल है, यही आपको दिखाई दे रहा है फैक्ट्रीज के साइड में कि आधी रह जाती है।
यहाँ एक और जहाँ से हमें उम्मीद की बिंदु दिखती है, सरकार जिनसे कह रही है निवेश करने के लिए उन्हें क्यों करना चाहिए, वो भी आंकड़ा उपलब्ध है। जिन इकाइयों में 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ रोजगार बढ़ने की दर 4% है। सारी फैक्ट्रीज में 3.6% है और जहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ 4% है। जीडीपी से यह भी कम है, 2% कम है, लेकिन फिर भी यहाँ से साबित होता है कि बड़ी इकाइयाँ ज़्यादा रोजगार देती हैं। उसकी वजह ये कि उनके पास कैपिटल की एक्सेस अच्छी है, मार्केट में उनका प्रोडक्ट स्टेब्लिश है, उन्हें मार्केट की ग्रोथ का सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है क्योंकि वो बड़ी कंपनियाँ हैं। तो इन बड़ी कंपनियों में रोजगार ज़्यादा बनते हैं। एक और आंकड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझते चलिए, रोजगार के मामले में आपको रोजगार पर चर्चाओं में तथ्य रखने के काम आएगा। एक और सर्वे आता है सरकार की तरफ से जो नॉन एग्रीकल्चर, नॉन कंस्ट्रक्शन, अनइनकॉर्पोरेटेड एस्टेब्लिशमेंट्स का होता है। आमतौर पर छोटी इकाइयाँ, एक दुकान, घर में चलने वाला काम, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। इसमें एग्रीकल्चर शामिल नहीं होती है, बाकी और कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं होता है। 2023 में यहाँ का आंकड़ा बता रहा है कि करीब 11 करोड़ लोगों को यहाँ रोजगार मिला था। इसमें कोई बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दी है। अब आप ये 3 चार्ट देखिए। इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि बड़ी इकाइयों में जहां ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां एम्प्लॉयमेंट की परिस्थिति क्या है। ये आंकड़ा आपके सामने दिखाई दे रहा है और इस आंकड़े में चार्ट में आपको दिखाई देगा कि टोटल कितनी फैक्ट्रीज ऑपरेशन में और वहां कितने लोग काम करते हैं। इसके बाद के चार्ट में आपको ये दिखाई देगा कि जो लार्जर फैक्ट्रीज़ हैं, जो बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ बड़ा निवेश है, वहाँ रोजगार की ग्रोथ दर कैसी रही है, सिर्फ बड़ी कंपनियों में जहाँ 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। और ये वो सेक्टर हैं जहाँ फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल्स, बेसिक मेटल्स, अपैरल, केमिकल्स, मोटर व्हीकल। अब यहाँ कोई छोटा इंडस्ट्री नहीं मिलती, यहाँ बड़े उद्योग मिलते हैं। ये भारत के रोजगारों का परिदृश्य है। अब यहाँ के बाद समीक्षा ने अपनी तरफ से इस बात का इशारा किया, कहा, बड़ा खुलकर भी कहा, इशारा क्या खुलकर कहा कि जब बड़ी फैक्ट्रियाँ निवेश करेंगी तो निवेश करने की जिम्मेदारी तो उद्योगों की है। तो मुझे समीक्षा का वो हिस्सा पढ़ते हुए, वो पैराग्राफ पढ़ते हुए, समीक्षा के प्रीफेस का और अंदर जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर था पढ़ते हुए हरिचंद अख्तर का एक शेर याद आया है। सरकार और उद्योग सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये माना जाता है। तो मुझे शेर याद आया कि जैसे मैं वो शेर की रोशनी में ये पूरे पैराग्राफ और आंकड़े पढ़ रहा हूँ कि हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। हमें भी आ पड़ा है दोस्तों से काम कुछ, यानी हमारे दोस्तों के बेवफा होने का वक्त आया। सरकार के सबसे बड़े दोस्त उद्योग हैं, टैक्स भी देते हैं, मदद भी करते हैं, चंदा भी देते हैं, रियायतें भी लेते हैं, लेकिन रोजगार देने के मामले में उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है। और ऐसा पहली बार है जब वित्त मंत्रालय की किसी रिपोर्ट ने रोजगारों को लेकर कंपनियों की उपेक्षा के सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने रखे हैं। इसके हिसाब से 2019 से 2023 में जीडीपी के अनुपात में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट केवल 52% रहा और सरकार का इन्वेस्टमेंट 64% रहा, जिसमें राज्य सरकार शामिल। अब सोचिए ये कैसे उल्टी धारा बह रही। कहा जाता है सरकार तो टैक्स पेयर से पैसा लेती है, कर्ज का पैसा लेती है, उसे कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पिछले 10 साल में भारत में जो भी निवेश आया उसमें प्राइवेट कंपनियां किनारे बैठी रही, सरकार पैसा झोंकती रही, लगाती रही, और सरकार कर्ज लेकर हमारे ऊपर टैक्स लगाकर इन्वेस्टमेंट कर रही थी, और जिन्हें निवेश करना था वो नोट और मुनाफे गिन रहे थे। और उसका नतीजा है कि हम आज कर्ज के जाल में फंस गए, सरकार इन कंपनियों से निवेश नहीं करा पाई। और सुनिए, समीक्षा एक और आंकड़ा लेकर आई जो बेहद चौंकाने वाला है कि 2023 तक, यानी पिछले साल तक, इस समीक्षा के लिखने तक, भारत में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मशीन, फैक्ट्री और रिसर्च, जहां एम्प्लॉयमेंट की जरूरत होती है, जहां जॉब्स की जरूरत होती है, वहां निजी क्षेत्र का निवेश केवल 35% बढ़ा, लेकिन रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में 105%। यानी कंपनियां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो कर भी रही थी खींचतान के, वो भी प्रॉपर्टी बना रही हैं, बिल्डिंग बना रही हैं, कंस्ट्रक्शन कर रही हैं, वो एसेट क्रिएट कर रही हैं, जॉब्स क्रिएट नहीं कर रही हैं। अब आपको समझ में आया कि पिछले 10 साल में भारत में कैपिटल गुड्स की डिमांड क्यों नहीं होती, जॉब्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कंपनियों ने वहां निवेश ही नहीं किया जहां से रोजगार बन सकते थे। कंपनियों ने तो प्रॉपर्टी में महंगाई का लाभ उठाया, और शायद इसलिए जो इंडेक्सेशन वाली पूरी प्रक्रिया आई है, इसके पीछे यह भी हो सकता है कि कॉर्पोरेट्स का जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बढ़ा है वो सरकार समझ पा रही है, और इसलिए वो इनके इंडेक्सेशन बेनिफिट को खत्म कर रही है। एक वजह हो सकती है। सर, जो कंपनियां आपने कहा जिन्हें निवेश करना चाहिए वो नोट संभाल रहे हैं, तो वो नोट कितने संभाल रहे हैं? क्या कंपनियों की बैलेंस शीट पर ये आर्थिक समीक्षा कुछ कहती है?
हाँ शुभम, हमें लगता है कि सरकारी आईना हमें दिखा रही है, खुद को दिखा रही है, हमें पता नहीं। आर्थिक समीक्षा ये आईना सरकार के सामने रख रही थी या देश के सामने रख रही थी, लेकिन ये निष्कर्ष बड़ा सनसनीखेज है। कंपनियों की बैलेंस शीट का निष्कर्ष बड़ा सनसनीखेज है। इसके कुछ सूत्र आप हमसे इकोनॉमिकम में पहले सुन चुके होंगे। मनी 9 में और इकोनॉमिकम में आमतौर पर हम आपको उन चीज़ों के बारे में पहले बता देते हैं जो आने वाले समय में आने वाली हैं। जो इकोनॉमिकम आपने देखा था, इनका कुछ करना होगा, शायद यही शीर्षक था ना, जो कि भारत के सुपर रिच या भारत के अमीर क्या कर रहे हैं, निवेश नहीं कर रहे हैं, शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं, फैमिली ऑफिस बना रहे हैं। उसमें हमने इस तथ्य की जानकारी आपको दी थी, जो और खुलकर और स्पष्ट होकर और छनकर आर्थिक समीक्षा में आ गया है। समीक्षा लिखती है कोट एंड कोट, भारतीय कंपनियां इस समय वक्त के सबसे शानदार दौर में हैं। देखिए ये कितनी बड़ी असंगति, कितना बड़ा पैराडॉक्स है। ये स्टेटमेंट अपने आप में कितना असंगत है। भारतीय कंपनियां अपने वक्त के सबसे शानदार दौर में है और भारत के युवा अपने वक्त के सबसे खराब दौर में है। रोजगार की दृष्टि से, खपत की दृष्टि से भारत की खपत अब तक के अपने सबसे खराब दौर में है। भारतीय कंपनियों के मुनाफे 15 साल की ऊंचाई पर हैं। ये बात हमने आपको इकोनॉमिकम में बताई थी। उस इकोनॉमिकम में आर्थिक समीक्षा ने कहा कि करीब 33,000 कंपनियों का सर्वेक्षण जो उनके पास उपलब्ध है वो बताता है कि 2020 से 2023 के बीच, यानी कोविड के बाद जब देश में लोग नौकरियों को तरस रहे थे, खपत को तरस रहे थे, तनख्वाहें कट रही थी, नौकरियां खत्म हो रही थी, तब इन 33,000 कंपनियों के सर्वे के हिसाब से इनका मुनाफा 4 गुना बढ़ गया। 5 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़, 20.6 लाख करोड़ रुपए, 4 गुने की बढ़ोतरी हुई इन कंपनियों के मुनाफे में। कंपनियों का प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो 15 साल की ऊंचाई पर है भारत में। निफ्टी की 500 कंपनियों के मुनाफे बीते एक साल में 30% बढ़े हैं। 10.88 लाख करोड़ से 14.11 लाख करोड़ पर पहुंच गए हैं। ध्यान दीजिए, ये मुनाफे महंगाई सहित जीडीपी ग्रोथ का 3 गुना है। ये ग्रोथ, जीडीपी बढ़ा 10% के आसपास, अगर महंगाई को मिला लो, कंपनियों के मुनाफे बढ़े 30%। ये समझने वाली बात है कि इन मुनाफों की बढ़ोतरी से कोई रियल इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं दिखाई दी, जॉब नहीं आए, उसकी एक बड़ी वजह है। इतनी ग्रोथ के बाद कंपनियों ने नौकरियां नहीं दी, रोजगार नहीं क्रिएट किए, किसी को काम पर नहीं रखा। समीक्षा ने यह भी पूछा, जो बात हम अपने इकोनॉमिकम में पूछते रहे, पहले पूछते रहे, ये भी बात समीक्षा ने पूछी है क्वेश्चन मार्क लगा के। 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में कमी भी की गई थी। ये रियायत हर साल करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए की थी। उसके बदले कंपनियों ने क्या दिया, क्या किया? आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में सरकार ने कॉर्पोरेट्स को करीब 8.79 लाख करोड़ रुपए की रियायतें दी हैं अलग अलग तरीके से, जिसको कि हम बजट में रेवेन्यू फॉरगॉन के हिसाब से देखते हैं, जो बजट का एक हिस्सा रेवेन्यू फॉरगॉन का है। एक और बात महत्वपूर्ण है कि बैंकों पर भी सवाल उठाया गया। बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन कई सालों की ऊंचाई पर है, बैंक प्रॉफिट में अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। शेयर बाजार निवेशकों के लिए परिस्थिति बेहद अच्छी है, पर अगर उन्हीं के घर में कोई रोजगार हासिल करने के लिए तलाश कर रहा है तो उसके लिए परिस्थिति बिल्कुल विकट है। बैंकों के इंटरेस्ट मार्जिन अच्छे हैं, ये मार्जिन बैंकों के मुनाफे के आधार होते हैं, आपको पता है, लेकिन इनके मुकाबले बैंकों ने कितनी नौकरियां क्रिएट की? इनके मुकाबले बीएफआईआई सेक्टर ने भारत में कितनी नई नौकरियां बनाई, जबकि उनके मुनाफे बढ़ते चले गए और उसका फायदा शेयर होल्डर्स को मिला। ये बात बड़ी समझने वाली, जो अंशुमान जी ने जहाँ से बात शुरू की ना, कि ये कंपनियों के मुनाफे के हिसाब से सबसे शानदार दौर है और युवाओं के हिसाब से, नौकरियों के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से सबसे खराब दौर। तो सर अब असमंजस है क्या सरकार? अब तो सरकार कंपनियों को सब्सिडी दे रही है, ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ से सुधरेगा, निजी निवेश आया नहीं, सब कुछ करके देख लिया, फिर अब ये गड्ढमड्ढ होके बात निकली क्या? अब करें क्या? देखिए, ये सारी निजी कंपनियां सरकार के साथ काम कर रही हैं और 10 साल का आंकड़ा तो समीक्षा ने आपके सामने रख दिया। अब बेहद असमंजस है और इसलिए आप देखिए इस बजट में रोजगारों को लेकर कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखती। सरकार एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी देने जा रही है उन कंपनियों को जो वैसे ही रोजगार नहीं दे रहे, जिनको सब्सिडी की जरूरत है क्या? अगर आप उनके रिजर्व्स देख लीजिए, उनके प्रॉफिट्स देख लीजिए, तो उनको बजट से किसी सब्सिडी की जरूरत नहीं है देने की, पर उनको सब्सिडी देने जा रही है। रोजगार के बाजार में समीक्षा ने एक और बड़ी बहस छेड़ी और नई पहेली उभराई, जो आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। ये सब पढ़कर मैं भी चौंक गया और बहुत सारे लोग चौंक गए होंगे, और आप इसे सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल नई तरीके की पहेली है, नए तरीके का दृष्टिकोण है जो सरकार की तरफ से निकल कर आया है। आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि पहले ये माना जाता था कि उद्योग लगाकर और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार क्रिएट किए जाएंगे, और खेती जिस पर बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हैं, 45% तो आज भी डिपेंडेंट हैं, छोटी छोटी जोत हैं, प्राइस फसलों के नहीं मिलते हैं, वेजेस गिरे हुए हैं। भारत में कृषि से लोगों को निकालने का यही एक तरीका है। पिछले 10 सालों से, बल्कि 15 सालों से भारत की आर्थिक नीतियों में हम यही तो सुनते आए हैं
कि एग्रीकल्चर पर रोजगारों की निर्भरता घटानी होगी, वहाँ से लोगों को निकाल कर शहर में बाकी कामों में लाना होगा। एग्रीकल्चर का इतना छोटा सा बेस इतनी बड़ी बेरोजगार आबादी को नहीं संभाल सकता। तब तक गांव की गरीबी खत्म नहीं हो सकती जब तक लोग एग्रीकल्चर से दूसरी जगह जाकर काम करना नहीं शुरू करेंगे। करते भी हैं लगभग हर किसान परिवार का एक ना एक व्यक्ति शहर में कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर रहा है, और इसलिए हमने आपको अपने किसी इकोनॉमिकल में बताया था कि शहरों से गांवों में जाने वाले जो ट्रांसफ़र हैं वो बढ़े हैं। और किसान की सालाना आय में, ग्रामीण लोगों की सालाना आय में नॉन कृषि एक्टिविटीज़ की, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की आय का हिस्सा अब कृषि इनकम से ज़्यादा हो गया है। ये सब आंकड़े आपके सामने हैं। समीक्षा ये कह रही है कि बदलती दुनिया में चीन में भारी क्षमताओं के कारण, ये अलग से किस्सा जिस पर कभी बात करेंगे कि चीन में जो हम लोग इस पर एक विस्तार से बात कर चुके हैं, शायद अगर वो लिंक आपको हम दे पाएँ कि चीन किस तरह से रॉ मटेरियल की होल्डिंग कर रहा है। ये बड़ी चिंता है, इस समीक्षा में भी दी गई थी। लगभग 5-6 महीने पहले, 7 महीने पहले, हमने 8 महीने पहले बताया था कि चीन के गोदामों में क्या है। हाँ, इस तरह से किया था कि चीन ने जो गोदाम भरने शुरू किए उससे पूरी दुनिया की सप्लाई चेन कैसे डिस्टर्ब हो गई, उस बात को समीक्षा ने इंडिकेट किया है। तो चीन में भारी क्षमताएं मौजूद हैं, ओवर कैपेसिटीज़ हैं, चीन की एक्सेस रॉ मटेरियल पर बहुत ज़्यादा है, सप्लाई चेन बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग सीमित हो रही। ऐसी स्थिति में इंडस्ट्री में ज़्यादा रोजगार पैदा करने की गुंजाइश नहीं बची है। समीक्षा कहना चाहती है कि चाइना की अर्थव्यवस्था की गिरावट के बाद चाइना की जो सरप्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो दुनिया में सस्ता माल डंप करेगी और लोग वहाँ से सामान खरीदेंगे, आपके यहाँ सामान खरीदने नहीं आएंगे क्योंकि दुनिया की ग्रोथ कम हो रही है। अब सरकार समीक्षा ये मान रही, इस मामले में हमारी पूरी जानकारी रोजगारों के बाजार के मामले में ये पंक्तियां पढ़कर, जो पंक्तियां समीक्षा में हैं, इसे पढ़कर हमारी पूरी समझ ही सर केवल खड़ी हो जाती है। सरकार कह रही है कि अब खेती से लोगों को निकालकर उद्योगों और सेवाओं में काम के लिए लाना आने वाले वर्षों में बहुत मुश्किल होने वाला है। यानी लोगों को खेती से अलग करके जॉब दिला पाना मुश्किल है, क्योंकि इंडस्ट्री में जॉब मिल ही नहीं रहे। आंकड़ा देखिए, 56.5 करोड़ के आसपास कामगारों में अभी भी इंडस्ट्री में तो 11% लोग काम कर रहे हैं, 11-12% लोग काम कर रहे हैं। तो उनका मानना यह है, अब समीक्षा का ये कहना, इसके बाद समीक्षा ने कुछ कहा नहीं, समीक्षा का एक कहना यह है कि खेती को ग्रोथ का इंजन बनाना पड़ेगा, वापस लौटकर एग्रीकल्चर को ही ग्रोथ का इंजन बनाना पड़ेगा। और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को एग्रीकल्चर से जुड़ी पॉलिसीज़ का ताना बाना नए सिरे से बिनना होगा। बड़ी अजीबोगरीब बात है, इसका कुछ सिरा समझ में नहीं आता क्योंकि छोटी जोत वाली खेती, पानी की कमी, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, क्राइसिस, जमीन की कमी, उर्वरता में गिरावट, फर्टिलाइजर का ओवर यूज, असंख्य समस्याएं खेती को लेकर। खेती से तो लोगों को कहा जाता है कि आप डाइवर्सिफाई करके बाहर निकल आइए, पर सरकार का जो थिंक टैंक है, वित्त मंत्रालय का जो विचार कोश है, जो वित्त मंत्रालय का विचार तंत्र है, वो कह रहा है भाई बड़ी इंडस्ट्री अगर निवेश करें तो जॉब मिलेंगे, और नहीं तो फिर खेती ही है, सब कुछ खेती पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। अब समझ रहे हैं आप बात कहाँ से कहाँ आ गई। जिस खेती पर इस समय रोजगारों का सबसे ज़्यादा दारोमदार है, 2019 के बाद सबसे ज़्यादा जॉब्स यहाँ बने, और जहाँ सबसे कम वेजेस हैं, मनरेगा में आधे समय खेत में काम करने वाला मजदूर मनरेगा की दिहाड़ी तलाशता है, उससे ये कहा जा रहा है कि अब आप नए रोजगारों की उम्मीद पैदा करें, नए रोजगारों के लिए तैयार करें। अब इस बात को सुनकर आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं? बजट को सुनकर आप किस निष्कर्ष पर पहुँचे? मैं तो इस बजट और समीक्षा को पढ़ने के बाद रोजगारों के मामले में सिर्फ सरकार का असमंजस देख पा रहा हूँ, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा हूँ कि सरकार कहना क्या चाहती है। आपको भी लगा होगा कि भाई कहना क्या चाहते हो इस समीक्षा में, बताना क्या चाहते हो इतने आंकड़ों के बाद। मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इसको जो मैंने आपके सामने रखा, सरकार तो सिर्फ बताना क्या चाहती है। ठीक है, उद्योगों पर आप दबाव बना सकते हैं, लेकिन उद्योगों ने सख्ती की तो कहा कि स्कीमें वॉलंटरीली हैं, वित्त मंत्री ने कहा। तो अगर बड़ी कंपनियाँ निवेश नहीं करती, बड़ी कंपनियों को डिमांड नहीं दिखती, तो समीक्षा ये कहती है कि नौकरियां ही कंपनियों की वास्तविक बॉटम लाइन है। बड़े खुलकर कहा गया है, कंपनियों का मुनाफा जो आपको दिखता है ना, उसका कोई मतलब नहीं है। मुनाफा वो है जो रोजगारों में दिखाई देता है। नौकरियां ही कंपनियों की पहली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। अगर उनकी समुदाय के प्रति कोई जिम्मेदारी है तो सबसे पहले नौकरियां देना है। लेकिन अब आप देखिए, बजट में कंपनियों को सरकार सब्सिडी देने जा रही है नौकरियां देने के लिए, जिन्हें आर्थिक समीक्षाएं मान रही है कि वो भारत में बेरोजगारी के खलनायक हैं। बेरोजगारी उनकी वजह से बढ़ी जबकि उनके मुनाफे बढ़ रहे हैं। और सरकार समीक्षा ये कह रही है कि अब घिसटती हुई
ढहती हुई खेती से रोजगारों की उम्मीद बांधी जाए, लेकिन वहाँ भी इनकम बढ़ाने के लिए तो कुछ उपलब्ध दिखा नहीं। हमें लगता है, क्योंकि बजट जल्दी आया था, हमारी उम्मीद है और महत्वपूर्ण उम्मीद है कि अगले बजट तक सरकार रोजगार को लेकर कुछ सुविचारित करने की कोशिश करेगी। आज जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं गुरुवार के दिन, तो हमें पता चला है कि अगले हफ्ते श्रम मंत्रालय ने सारे मंत्रालयों की रोजगारों को लेकर एक बैठक बुलाई है, जिस पर चर्चा होगी। क्या निकल कर आता उस बैठक से हमें पता चलेगा। अभी तो बहस रोजगारों की शुभम केवल अवसरों की है कि अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट की जाए, अच्छा वेतन मिले, सही ढंग से काम मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले, ये सब तो बहसें और दूर की हैं रोजगार के मामले में। हम कुछ जैसा समझने की कोशिश कर पा रहे हैं कि जब समस्याएं किसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे विकराल हो जाएं, तो दुनिया के कुछ देशों के उदाहरण हमारे पास हैं जहां उन्होंने एक ही समस्या पर अपनी सारी नीतियों को केंद्रित कर दिया। ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के पुराने दौर के प्रयोग ये बताते हैं कि जिन देशों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था, उन्होंने पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को हर नीति का हिस्सा बना दिया। भारत में भी अब सारी नीतियों को रोजगार पर कहीं ना कहीं केंद्रित करना होगा। कंपनियों के सभी खर्च, सरकार के सभी खर्च इस पारदर्शी पैमाने पर नापने होंगे कि उनसे कितने रोजगार आए, क्योंकि समीक्षा तो कह रही है कि असली बॉटम लाइन यही है। तो मुनाफा दिख रहा, वो कितने लाख रुपए का मुनाफा या कितने करोड़ रुपए का मुनाफा कितनी नौकरियां लेकर आता है, हमें कुछ इस तरीके का काम करना होगा, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट ऑडिट कहते हैं। इस पर विस्तार से जो पुस्तक थी उल्टी गिनती हमारी, उसमें हमने पूरी स्ट्रेटजी पर चर्चा की थी। अगर आप लोग चाहें तो उसे पढ़ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेटजी किस तरीके की होनी चाहिए। भारत में प्रति व्यक्ति सरकारी कर्मचारी का औसत विश्व में सबसे कम है। सरकारी खर्च को अब इस तरह मापा जाना चाहिए कि इस कैपेक्स से कितने रोजगार जोड़े गए, कितना पैसा मंत्रालयों को दिया गया और मंत्रालयों ने सेवाएं कितनी बेहतर की और कितने रोजगार किए गए। पर सुनने में, कहने में अच्छा लगता है, सरकारें इस तरह से सोचती होती तो हम इस स्थिति में नहीं होते। आंकड़ा आपके सामने है, आप हमें बताइएगा। 80 लाख नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स हर साल बनाने होंगे, यानी 5 लाख नौकरियां हर महीने यानी 16,000 नौकरियां प्रतिदिन देश में पैदा करनी होंगी अगले 6 साल तक लगातार। हो पाएगा सरकार से? ये आर्थिक समीक्षा कह रही हो पाएगा। कैसे हो पाएगा आप हमें बताइए, हम आपके जवाबों की, आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे कि 16,000 नौकरियां रोज कैसे बनेंगी। बड़ी मुश्किल है ये तो डगर। खैर देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि सरकार तो बनी ही इस काम के लिए है। 24 घंटे सोचे कि रोजगार कैसे हैं। बस एक तथ्य जो मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूं इस पूरा अंशुमान जी की बात सुनते हुए, जो मुझे समझ में आई। अंशुमान जी ने बताया कि करीब 45% लोग कृषि पर अभी डिपेंडेंट हैं। आपको पता है जीडीपी में कृषि का हिस्सा कितना है? 15%। यानी कि सारी एक्टिविटी में जो चीज़ 15% का हिस्सा रखती है, उस पर ऑलरेडी 45% लोग अगर रोजगार कर रहे हैं, और सरकार कह रही है इसको ग्रोथ का इंजन बनाना है, और आगे और रोजगार आएंगे, तो यहाँ हालत क्या हो जाएगी। जब ऑलरेडी 15% वाली चीज़ पर 45 लदे हैं, तब वहाँ पर आय कैसे टूट रही है, ये अंशुमान जी ने जिक्र किया। खैर चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे सवाल जवाबों की बारी। आदित्य का पहला सवाल है, बाजार में कंपनियां किस तरह के प्रोडक्ट ला रही हैं? हाई एंड या महंगे, हाई एंड यानी महंगे या सस्ते प्रोडक्ट ला रही हैं एकाधिकार के बाजार में? ये जानना समझना चाहते हैं। बाजार का स्वरूप बदल गया है। आप अपने आसपास 2-3 चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। भारत में महंगे फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं, महंगे फ़ोन ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। लंबे समय से आपने कोई छोटी कार का लॉन्च नहीं सुना होगा, सस्ती कार का, सस्ते मकानों का लॉन्च लगभग रुक गया है। तो बाजार अब के शेप रिकवरी में इस लेवल पर पहुँच गया है जहाँ कंपनियाँ सस्ते जो वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट हैं उनकी कीमतें बढ़ा रही हैं, और जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उनके रेंज बढ़ा रही हैं। और ये इम्परफेक्ट मार्केट की, एक असंतुलित मार्केट की सबसे बड़ी पहचान है कि जो आपको सैशे मिल रहा है, जो आपको छोटा पैकेट मिल रहा है, आपको जो दूध मिल रहा है या बिस्किट मिल रहा है, उसकी कीमतें उत्तरोत्तर थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती हैं, उनका ग्रामेज, उनका वजन कम होता जाता है। जबकि कंपनियों को पता है कि जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीदने वाले लोग हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदने वाले लोग हैं, उनको उनके नए रेंज लॉन्च किए जा रहे हैं। गोपाल चौधरी जी का अगला सवाल है कि एकाधिकार का समाधान क्या है, जनता क्या कर सकती है? जनता नेताओं से पूछ सकती है कि भारत में भी तो एक कंपटीशन कानून है। वो कंपटीशन कानून नहीं देखता कि 90-90% पावर लिए हुए बाजार में बैठी हुई कंपनियां प्राइसेस भी तय कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट और वेजेस भी तय कर रही हैं। अमेरिका का एंटी ट्रस्ट लॉ का किस्सा हमने पिछली बार आपको बताया था। भारत में भी कंपटीशन कानून है, पर भारत का कंपटीशन कानून खुली आंखों से ये
ये एकाधिकार मोनोपोलीज क्यों नहीं देख पाता? जनता अगर सरकार से कहे, नेताओं से कहे, वोट मांगने वालों से कहे कि भाई मोनोपोली तोड़ना पड़ता है, मोनोपोली अपने आप टूटती नहीं है। पूरी दुनिया में शुभम कोई ऐसा उदाहरण नहीं जहां मोनोपोली अपने आप टूट गई हो। मोनोपोली में तो सरकार को भीतर दखल देना पड़ता है। अगर आप भारत के टेलीकॉम बाजार में 3 या 4 और कंपनियां लाना चाहोगे तो उन्हें इंटर कराना पड़ेगा बाजार में, उनके लिए सर्किल में लाइसेंस अलॉट करने पड़ेंगे, तब आप ला पाओगे। अगर आपको 4 एविएशन में एयरलाइंस लानी होंगी तो उन्हें लाना पड़ेगा। तो मोनोपोली तोड़नी पड़ेगी। जनता को इस मोनोपोली के नुकसान समझने पड़ेंगे और नुकसानों का अलग अलग फोरम पर सरकार से सवाल पूछने होंगे, और तब सरकारें जागेंगी, इन कार्टेल्स को तोड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं सर। इनकम की बात इस बार बड़ी रोचक है। इनकम की बात सर इस बार मैं ही आपसे पूछता हूं। एक रिपोर्ट अभी सेबी की आई सर इसी हफ्ते, जिसमें ये पता चला कि 70% इंट्राडे ट्रेडर जो हैं कैश मार्केट में वो नुकसान कर रहे हैं। इस बार आप इनकम की बात कुछ यहाँ से बताइए कि ये नुकसान जो लोग कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक भी उनमें होंगे, क्या वो ऐसा करें, क्या वो ऐसा ना करें कि कम से कम मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मनी सेंट्रल के इकोनॉमिकम के दर्शक ये 70 लोगों में शामिल ना होकर उन 30 लोगों में शामिल होंगे, अगर वो कमाई कर सकें, कम से कम नुकसान ना करें। अब मनी 9 पर अगर आप नियमित हैं तो आप हमारे शो देखते होंगे। स्टॉक मार्केट पे जो लाइव शो आते हैं चुन चुन के, या मुनाफे का सौदा, या बीच बाजार, उन शोज़ में हमारे साथ विपुल या विवेक, बाकी लोग ये बार बार आपको बताने की कोशिश करते हैं, निवेशक बनिए, ट्रेडर मत बनिए। निवेशक होना धैर्य के साथ लंबे समय में वेल्थ क्रिएट करना होता है, ट्रेडर होना नुकसान उठाना होता है। उस रिपोर्ट बहुत सारे लोग शेयर बाजार में होने वाले मुनाफों को घर में भी छिपा जाते हैं, बताते नहीं हैं। ये खेल और जुआन नहीं है। भारतीय शेयर बाजार जब रिकॉर्ड तेजी पर थे 2023 में, तब इंट्राडे ट्रेडर्स में 70% को नुकसान हुआ। तो फिर मुनाफा किसको हुआ? सही बात है। मुनाफा तो निवेशक का हुआ होगा जिसने इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं की होगी और उसने साल के अंत में 12-13% रिटर्न बुक किया होगा। जब बाजार ऐसे चल रहा था, कहीं ऐसे हुआ ही ऊपर नहीं था, तब उस समय 70% लोगों को नुकसान हुआ और छोटे छोटे सौदे करके लोगों ने अपनी बचत को गवा दिया। तो अगर शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ वहीं क्रिएट हो रही है, आप बाहर मत रहिए उस यात्रा से छूट जाएंगे तो आप पीछे छूट जाएंगे। बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं, पर सीखिए, जानिए, निवेशक बनने की कोशिश करिए। अच्छे स्टॉक्स कैसे चुने, उन स्टॉक्स में कैसे निवेश किया जाए, कब तक रुका जाए, कैसे अपने धैर्य को धैर्य के साथ उसमें आगे बढ़ा जाए, इसे जानने के लिए मनी 9 के साथ बने रहिए। देखिए बीच बाजार, देखिए चुन चुन के। और हम अपने शो में सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि आपको क्या करना है, हम आपके सवाल विशेषज्ञ तक पहुंचाकर उनसे वो लेकर आते हैं और वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। 2 रिपोर्ट्स हमारे पास हैं, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और शेयर बाजार में निवेश करते हैं, 1 साल के भीतर 2 रिपोर्ट आई और दोनों ने भारतीय शेयर बाजार की सच्चाई रिटेल इन्वेस्टर के नाम पर जो भी होता है उसे उगाड़ दिया। F&O 80% लोग नुकसान में, इंट्राडे ट्रेडर 70% लोग नुकसान में। नेट रिटेल इन्वेस्टर की सच्चाई बाजार में यही है, ये हमें दिखाई देती है। तो ये जो चुन चुन के और सौदा मुनाफे का, ये जिन प्रोग्राम्स का, जिन सेगमेंट्स का जिक्र किया अंशुमान जी ने, यहाँ आपको वो निवेश की कॉल्स मिलेंगी, यहाँ वो आपको एक्सपर्ट्स की अच्छी कॉल्स मिलेंगी जहाँ आप निवेश कर सकते हैं और कम से कम अपने मुनाफे को सुनिश्चित कर सकते हैं, या कम से कम घाटे से, नुकसान से बच सकते हैं एक्सपर्ट की सही सलाह के रास्ते। चलते चलते आखिरी सेगमेंट सर, कोई किताब या वेब सीरीज? एक किताब है बेहद दिलचस्प, समय को लेकर दार्शनिकों के बीच, वैज्ञानिकों के बीच, फिजिसिस्ट के बीच दुनिया में सबसे पुरानी बहस है। समय हमारे आसपास से गुजरता है, पर समय सबसे बड़ा रहस्य भी, आइंस्टीन से लेकर अभी तक। और जितना काम इधर हाल फिलहाल के दशकों में या वर्षों में आप कहें, टाइम को समझने के पर हुआ है, कि टाइम के जो कॉन्सेप्ट से समझने के लिए हुआ, बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक है। एक किताब है कार्लो रोवेली की, द ऑर्डर ऑफ टाइम। बहुत ही कैप्टिवेटिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग किताब है, जो समय के को लेकर हमारी मान्यताओं, संभावनाओं और विज्ञान और दर्शन की तमाम अवधारणाओं को समेटते हुए हमें समय क्या किस्सा और समय की व्यवस्था बताती है। और उसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप समय के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं उनको भी समय के बारे में उतना ही मालूम। बड़ी दिलचस्प किताब है, द ऑर्डर ऑफ टाइम, कार्लो रोवेली की। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे पढ़िए, आपको नए विज्ञान के बारे में और दर्शन के बारे में नई जानकारियाँ मिलेंगी। तो ये था
हमारा आज का इकोनॉमिकम। अगले हफ्ते फिर नए किस्से के साथ, नई कहानी के साथ, नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।